हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10th के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। राइट, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था साइंस का सेकंड चैप्टर हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। राइट, तो पिछले लेक्चर में मैंने जो है कवर कराया था, कहाँ तक क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था। हम पहुंचे थे डोब्रिनर ट्राइड से लेकर न्यूलैंड के ऑक्टेव से लेकर हमारे महान बाबा राइट है ना दिमित्री मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल तक हमने उनका मेरिट्स देखा था। राइट, आज जो है हम आगे बढ़ते हैं उनके लिमिटेशंस की तरफ। राइट, कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है ना। नोबडी इज परफेक्ट, हर चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां खामियां तो रह जाती हैं। उसी तरीके से मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को तो काफी सक्सेस मिली, राइट, लेकिन कुछ सालों के बाद उसमें लिमिटेशंस आने लग गए, जैसे जैसे साइंस जो है एडवांस होने लग गया। राइट, तो देखिए यहाँ पर लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट की बच्चों, जिसका नाम है क्या, हाइड्रोजन। ओके, क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं, ओके ना, वो दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट से मैच करती है। राइट, दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो है रिसेंबल कर रहा है अल्काली मेटल्स को भी, और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है रिसेंबल करता है हैलोजेंस को, जो कि आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। राइट, जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आने वाला रहूंगा। राइट, तो देखिए हाइड्रोजन के अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बच्चों कि उसके एटॉम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये हाइड्रोजन के एटॉम का जो है स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, राइट, मैंने बताया था एटॉम क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस जिससे एलिमेंट बना हुआ है, यानी कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, जिसके रिपीटेटिव पैटर्न की वजह से वो गिवन एलिमेंट बन रहा है। तो एक एटॉम मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन का। एटॉम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल पार्ट रहता है बच्चों, उसे हम कह देते हैं न्यूक्लियस। राइट, न्यूक्लियस, और ये जो गोल रास्ता नजर आ रहा है हमें, इसे कहते हैं हम शेल, या तो फिर ऑर्बिट बोला जा सकता है इसे। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसके एटॉम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना प्रोटॉन है बच्चों। और याद रखना कि एटॉम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके पास जितना प्रोटॉन रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नंबर किसका रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन का रहने वाला है, यानी कि नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर कौन बसता है, कौन रहता है, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर 0 भी हो सकता है, बट प्रोटॉन रहना जरूरी है। तो हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके इस शेल में या फिर ऑर्बिट में, जो कि चक्कर लगा रहा है किसके, हमारे न्यूक्लियस के। राइट है, तो हाइड्रोजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात करूं बच्चों, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया, एटॉमिक नंबर भी उसका 1 है। देन आ रहे हैं हमारे एल्काली मेटल्स। ठीक है, एल्काली मेटल का मतलब क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा। अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो देखिए लिथियम की अगर मैं बात करूं तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर जब हम आगे स्टडी करेंगे, उसके ग्रुप 1 में आने वाला है ये जो एलिमेंट नजर आ रहा है हमें, लिथियम। Na मतलब सोडियम, K मींस पोटेशियम। राइट, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है, 2,1। इसका ये मतलब होगा कि इसके पास 2 शेल्स होंगे इसके एटॉम के पास, और पहले शेल की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है बच्चों, वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के पास नहीं आ सकते हैं। राइट, तो देन सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 2,1। और जो आखिरी शेल रहता है बच्चों, उसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट। अब हाइड्रोजन का इकलौता शेल है ये फर्स्ट भी है, यही लास्ट भी है, तो ये वैलेंस शेल रहने वाला है। ओके, और एक और बात आप लोग याद रख लेना कि वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, वैलेंसी उस गिवन एलिमेंट की। राइट, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके केस में, लिथियम के केस में। राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी लिथियम की क्या हो जाएगी, बोल देंगे हम 1 हो जाएगी। राइट, वैलेंसी को 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में आ रहे हैं। राइट, या फिर आगे चल के मैं बताऊंगा एक और तरीका होता है।
उसी तरीके से सोडियम की अगर मैं बात करूं तो 2,8,1 उसका जो है बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पोटेशियम की बात करूं तो 2,8,8,1 है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं बच्चों। ये भी आगे चलकर हमें पढ़ना है ट्रेंड्स में। तो देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आखिरी शेल में लिथियम के भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी एक है, पोटेशियम के भी एक है, एंड सिमिलरली हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी कितना आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो रिसेंबल कर रहा है ये इन्हें अल्काली मेटल्स को। तो पहली पॉइंट क्लियर हो जाती है हमारी। अल्काली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो रहा है हैलोजेंस के साथ में, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वगैरह। ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है, सल्फर के साथ में भी कंबाइन हो रहा है, और ऐसे कंपाउंड्स बनाकर दे रहा है जिनके फॉर्मूलेज जो है सिमिलर होते हैं, राइट है ना। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के कंपाउंड की, अगर हाइड्रोजन हैलोजन से मिल रहा है, किसी क्लोरीन से मिल रहा है, तो HCl कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मेरा अल्काली मेटल सोडियम है, सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिल रहा है, जो कि क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, तो क्या बना के दे रहा है बच्चों, NaCl। तो देखिए दोनों के फॉर्मूले सेम हो रहे हैं ना। हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ में मिल रहा है कंपाउंड बना रहा है, उसी तरीके से जो अल्काली मेटल तुम्हारा सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ में मिलकर कंपाउंड बना रहा है। दोनों का फॉर्मूला देखिए सेम है, यानी कि एक H, एक Cl, एक Na, एक Cl। उसी तरीके से हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बना रहा है H2O, जिसे हम पानी कहते हैं, राइट, क्लियर, H2O। उसी तरीके से जो हमारा सोडियम है, यानी कि अल्काली मेटल है, ये भी जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसको भी कितने की जरूरत पड़ रही है, कितने बार आना पड़ रहा है, 2 बार आना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि इसके 2 एटम्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम आ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला भी सिमिलर हो रहा है। सेम सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर के साथ में कंपाउंड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन को आना पड़ता है, उसी तरीके से 2 Na को आना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है हाइड्रोजन की किसके साथ में, अल्काली मेटल्स के साथ में, राइट। अब हैलोजेंस के साथ ही साथ, राइट है ना, जिस तरीके से हैलोजन डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, यानी कि Cl2 क्लोरीन, F2 फ्लोरीन, B2 Br2 ब्रोमीन, I2 आयोडीन, फ्री स्टेट में, यानी कि नेचुरली अगर देखा जाए तो ये लोग डायटोमिक इन नेचर है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में ही हमें पाया जाता है, H सिंगल नहीं मिलता है नेचुरली, ठीक है ना। H2 ये फ्री स्टेट है, क्लियर। तो जिस तरीके से हैलोजन हमारे डायटोमिक फॉर्म में है, उसी तरीके से बच्चों हाइड्रोजन भी हमारा कैसा है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सिमिलैरिटी दिखा रहा है ये किसके साथ में, हैलोजेंस के साथ में, क्लियर। उसी तरीके से जिस तरीके से मेटल और नॉन मेटल के साथ में कंबाइन होती हैं हमारी हैलोजेंस, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, सेम जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कौन, हाइड्रोजन बनाएगा, अगर वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ में आएगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, मेंडलीफ के लिमिटेशन की मैं बात कर रहा था कि हाइड्रोजन को अब कहां पर रखा जाए उनके टेबल में, राइट। हाइड्रोजन को रखने में कंफ्यूजन हो गई कि उनके टेबल में कौन सी प्लेस दी जाए, क्योंकि वो हैलोजेंस को भी रिसेंबल कर रहा है, उनसे भी सिमिलैरिटी दिखा रहा है, अल्काली मेटल्स के साथ में भी वो क्या कर रहा है बच्चों, सिमिलैरिटी दिखा रहा है। तो ये पहला लिमिटेशन हो गया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, कि कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए हम लोग किसे, हाइड्रोजन को, क्लियर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वो असाइन नहीं कर पाया करेक्ट पोजीशन किसे, हाइड्रोजन को अपने टेबल के अंदर। फिर मेंडलीफ की मौत हो गई, ठीक है ना। काफी समय के बाद आइसोटोप्स आते हैं, क्लियर। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, सेम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहने वाला है, क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ठीक है। नीचे जो नंबर दिया गया है बेटा वो एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो दिया गया है एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, एटॉमिक नंबर इसको डिनोट किया जाता है सिंबल Z से, और इसका मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना प्रोटॉन है उस गिवन एलिमेंट के एटॉम में, और ये दोनों हमेशा सेम रहने वाले हैं कोई गिवन एलिमेंट के एटॉम के लिए, राइट है ना। बट एटॉमिक मास नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर की अगर हम बात करें, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों कैपिटल A से,
और इसका ये मतलब है कि कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल है उस गिवन एटॉम के, उस गिवन एलिमेंट के एटॉम के न्यूक्लियस के अंदर, राइट है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों के नंबर्स के एडिशन से क्या मिलता है हमें, एटॉमिक मास नंबर। तो मैं आइसोटोप्स के बारे में क्या कह रहा हूँ, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, और वो सेम टाइप का ही एलिमेंट रहने वाला है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये प्रोटियम कहता हूँ, इसे ड्यूटीरियम कहता हूँ, इसे ट्रिटियम कहता हूँ। एडवांस लेवल पर जाएंगे अगर हम तो। उसी तरीके से क्लोरीन के भी देखिए 2 आइसोटोप्स दिख रहे हैं, ठीक है, Cl35 एंड Cl37, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट बट उसका जो एटॉमिक नंबर है सेम रहने वाला है। तो ये सब डिस्कवर होते हैं इनके टेबल प्रपोज करने के काफ़ी समय के बाद, ठीक है। तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है एलिमेंट्स को अरेंज करने में। आइसोटोप्स को कैसे रखेंगे, 3 हाइड्रोजन तो नहीं रख सकते, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, एक बॉक्स रखा था सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। एटॉमिक मास अलग अलग 1 2 3, तो ऐसा सीक्वेंस बनाना पड़ता हमें उनके टेबल में, परेशानी हो जाती। तो ये जो है लिमिटेशन है किसका, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, सेकेंड लिमिटेशन बोल सकते हैं हम। आगे अगर हम बढ़े, ठीक है ना, तो ये आइसोटोप्स तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करे। और एक और बात ये है कि एटॉमिक मासेस जो रहते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते इंक्रीज होने का, ठीक है ना। एक फिक्स पैटर्न में नहीं, ऐसा नहीं कि 2 का टेबल फॉलो कर रहे हैं कि एक एलिमेंट का 2 है, दूसरे एलिमेंट का 4 है, तीसरे एलिमेंट का 6 है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं कौन, एटॉमिक मासेस। रेगुलर पैटर्न में बच्चों इंक्रीज नहीं होते हैं। कभी ज्यादा गैप आ जाता है 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बीच में, कभी कम गैप रहता है। अगर मान लीजिए हैवियर एलिमेंट्स की मैं बात करूं, ज्यादा गैप आ रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, उनको कहाँ रखा जाए उनके बीच में, राइट है ना। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसके टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, परफेक्ट जो है पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होना, राइट। क्लियर। तो इसकी वजह से पॉसिबल नहीं था कि फ्यूचर में कितने एलिमेंट्स आएंगे और उनको कहाँ रखा जाए। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एक लिमिटेशन हो गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पर मेंडलीव की कहानी खत्म होती है, लेकिन कि हम रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने का, राइट है ना। तो अब आते हैं, यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है हमें, आप लोग भी देखे रहोगे अपनी टेक्स्ट बुक में। ये आज फॉलो किया जाता है और इसे कहते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों, राइट है। इसमें देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं, इसे हम कहते हैं रो, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं, ठीक है ना। कितनी रोज हैं, 7 रोज हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों। एंड देन अगर मैं वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करूं, ठीक है, ये वर्टिकल जो अरेंजमेंट्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स बच्चों। क्या कहते हैं, पीरियड्स, ठीक है ना, वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल कितने हैं बच्चों, ये 18 है, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, राइट। नेक्स्ट जो है एडिशनल 2 हॉरिजॉन्टल रोज दे दी गई हैं, जिनको हम लोग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो ऐसा एक दिखता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट लिखा हुआ है, ऊपर कुछ नंबर है, राइट, देन उसका सिंबल है, उसके नीचे उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ नंबर है। तो ऊपर जो नंबर दिया गया है बच्चों उसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है प्लैटिनम, ठीक है, एक बॉक्स में, उसका सिंबल है पीटी, प्लैटिनम उसका पूरा नाम लिखा हुआ है। देन ऊपर जो नंबर दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि Z है 78, यानी कि इसके पास, इसके एटॉम के पास, प्लैटिनम के एटॉम के पास 78 प्रोटॉन रहेंगे और साथ ही साथ 78 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों। यहाँ पर उसका फुल नेम है एंड देन उसके नीचे उसका एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो सारे आइसोटोप्स का जो है एटॉमिक मास का एवरेज ले लिया गया एंड देन उसको यहाँ पर लिख दिया गया। क्लियर। अब ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है बच्चों, इनको हम लोग अल्काली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है ना,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर 3, 11, 19, 37, 55, 87 एटॉमिक नंबर्स वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्काली मेटल्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं इन्हें अल्काली क्योंकि इनको अगर मैं पानी के साथ में रिएक्ट कराऊं, ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड्स एंड बेसिस। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो डोंट वरी, क्लास 9th का एसिड्स एंड बेसिस का चैप्टर जो है मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो वहां पर आप लोग जाकर देख लेना कि एसिड्स एंड बेसिस क्या है। ठीक है ना? तो बेसिस को जनरली अल्काली बोला जाता है और ये काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। ठीक है, मेटल्स की तरफ बाद में हम चलेंगे। ये काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये जो है पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं जब, तो ये वाटर सॉल्युबल बेस बना कर देते हैं बड़ी तेजी से, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अल्काली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंड ग्रुप है हमारे पास, राइट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इन्हें अल्कालाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स रहते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना, वो ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो बेसिक इन नेचर रहते हैं, बेस रहते हैं वो भी, बट वो जमीन में पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर खुदाई होती है जब, राइट, इसीलिए उनको क्या बोला गया? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को अल्काली और अल्कालाइन का मतलब यहाँ पर समझ में आया। दोनों भी बेसिक हैं, बस क्या है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? वाटर सॉल्युबल बेस। और ये जो है इनका जो ऑक्साइड रहता है वो जनरली कैसे फॉर्म में रहता है? बेसिक फॉर्म में रहता है और ज़मीन में पाया जाता है, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं हम। क्लियर? तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 12 तक बच्चों, ठीक है ना, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम लोग मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर मोटे तौर पर आप लोग ये पकड़ लो कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वैलेंस ही बोल दो, 1, 2 या 3 रहेगी। क्लियर? यानी कि जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, ये लोग डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स कह देंगे। तो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 12 तक बच्चों जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें, क्या है? वो मेटल्स हैं, राइट। देन फिर ये जो आप लोगों को सिल्वर कलर में दिख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, एंड राइट, तो ये जो है ये क्या है? हमारे मेटलॉइड्स हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच कर रही है, नॉन मेटल्स की से भी मैच कर रही है। मेटल्स को मैं डोनर्स कहता हूं बच्चों, नॉन मेटल्स को मैं एक्सेप्टर्स कहता हूं। तो नॉन मेटल्स को कैसे पहचानेंगे हम? उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहने वाले हैं उसका नंबर रहेगा बच्चों 5 या 6 या 7। ठीक है, यानी कि उनके एलिमेंट के एटॉम में आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, उसे हम नॉन मेटल कहते हैं, यानी कि वो एक्सेप्टर्स रहते हैं। मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, नॉन मेटल्स जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 14, 15, यहाँ पर ये जो आप लोगों को ये कलर में दिख रहे हैं, ब्लूइश कलर में, राइट, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब हैं हमारे व्हाट? नॉन मेटल्स। क्लियर? एंड देन जो ग्रे में है वो क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज मैच करती है मेटल से भी और नॉन मेटल से भी, और उनको पहचानने के लिए क्या करना है? उनके आखिरी शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। एंड देन सबसे लास्ट ग्रुप जो है ये नोबल गैसेस का है, ये इनर्ट होती हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, या फिर इन्हें जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। इनकी ये फैमिली है, परिवार है, जीरो ग्रुप फैमिली बोलो। ठीक है, ये इनर्ट होते हैं, नोबल गैसेस इनर्ट होती है, यानी कि जनरली किसी के साथ कोई, नेचुरली किसी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगी ये। ठीक है ना, समझ गए? तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब इसको डिज़ाइन किसने किया है, इसकी पूरी स्टोरी को देखते हैं, राइट। तो देखिए है 1913 की बात है, 1913 की, आज से काफ़ी 100 साल के ऊपर भी हो चुका है, राइट। हेनरी मोसली एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट, केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि आज तक के साइंटिस्ट लोगों ने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, चाहे वो दो ब्रीनर रहने दो, चाहे वो न्यूलैंड्स रहे हो, ठीक है,
चाहे वो हमारे महान बाबा, ठीक है, दिमित्री मेंडेलीव रहे हो, इन लोगों ने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को किसे फंडामेंटल पकड़कर, किसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, किसे फैक्टर पकड़ा था, उन लोगों ने एटॉमिक मासेस को पकड़ा था। उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो खुद को रिपीट कर रही है आगे चल के इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, राइट। बट इन्होंने क्या बोला कि भाई मैं जो है एटॉमिक मासेस को नहीं फंडामेंटल प्रॉपर्टी पकड़ूंगा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। इन्होंने कंसिडर किया कि यार मुझे एटॉमिक नंबर को लेना है। किसे लेना है? एटॉमिक नंबर को इन्होंने फंडामेंटल पकड़ा, फैक्टर पकड़ा, और इसके बेसिस पर जो है इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। यानी कि वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया कि मैं जो है एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं करूंगा, मैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्या करूंगा? क्लासिफाई करूंगा। इन्होंने जो है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को फिर मॉडिफाई किया, यानी कि मेंडेलीव की रिस्पेक्ट की गई, क्लासिफाई किया, ठीक है, मॉडिफाई किया, और एटॉमिक नंबर को जो है पकड़कर एक नया टेबल रेडी कर दिया, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी ये अवेलेबल है। तो देखिए बच्चों, तो इन्होंने जो है एक लॉ दे दिया जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था, उन्होंने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है हमें कि प्रॉपर्टीज जो रहती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक नंबर्स का। यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं बच्चों? खुद को रिपीट कर रही हैं, राइट, क्लियर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एटॉमिक नंबर क्या देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा न्यूक्लियस में, क्लियर। और जैसे हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो प्रोटॉन नंबर भी बढ़ता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ता है, क्लियर। तो एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, नॉट प्रीवियस रिसर्चर्स की तरह एटॉमिक मासेस के बढ़ने पर इन्होंने इंक्रीज नहीं किया, क्लियर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, और जो टेबल बनकर मिला हमें उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्लियर। तो फिर प्रॉपर्टीज को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से हमने एलिमेंट्स को क्या किया हो? क्लासिफाई किया हो बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और ये जो एनोमलस पोजीशन है, डोगली पोजीशन है हाइड्रोजन की, ठीक है, उसको भी दे दी गई अच्छे तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब बनाया गया। तो ओके ना। तो देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि पीरियड्स किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप कहते हैं। बाय मिस्टेक जो है शायद मैंने यहाँ पर पीरियड बोल दिया था। पीरियड हम लोग क्या किसे कहते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें पीरियड्स कहते हैं। टोटल कितने हैं? 7 हैं। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। गलती इंसानों से ही होती है, मैं भी इंसान हूं, राइट, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो मैंने बोला 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप बोल रहे हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? पीरियड्स कह रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ग्रुप्स के बाजू में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, क्योंकि ग्रुप्स डिजाइन करी गई हैं आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाला है उसके बेसिस पर, ठीक है ना। और जो रोज बनाई गई है वो शेल के हिसाब से बनाई गई है। अगर किसी एलिमेंट के पास एक शेल आ रहा है तो वो जो है बच्चों पीरियड नंबर 1 में आएगा। किसी के पास 2 शेल आ रहा है तो वो पीरियड नंबर 2 में आएगा। किसी के पास 3 आ रहा है तो सिमिलरली पीरियड नंबर 3 में आएगा वो। किसी के पास 7 आ रहा है तो कहां पर आएगा? पीरियड नंबर 7 में आएगा, क्लियर। फिर मैंने वैलेंसी के बारे में आप लोगों को बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, कि वैलेंसी जो रहती है वो डिपेंड करती है किस पर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, जो कि कहां पर मौजूद होते हैं? वैलेंस शेल। मैंने आप लोगों को बताया कि जो आखिरी शेल रहता है उसे क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलो, या फिर आउटर मोस्ट शेल बोल दो आप लोग, क्लियर। तो आई होप ये थोड़ा सा पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आया है। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना। तो वैलेंसी इक्वल होती किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंसी को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर शेल नंबर जो है, यानी कि अगर नंबर जो है 4 या 4 से कम रहेगा, ठीक है ना, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है
4 या 4 से कम रहेगा तो वैलेंसी जो है डायरेक्टली इक्वल रहेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, 4 या 4 से कम रहेगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, 8 से माइनस कर देंगे आखिरी शेल के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तब जाकर हमें क्या मिलेगी, वैलेंसी मिलेगी, राइट। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि आखिरी शेल में भी इसके जो है, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 है। आखिरी शेल में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं मैं 2,4 बनेगा, तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसकी जो वैलेंसी रहेगी बेटा 4 रहेगी, ठीक है ना, क्या रहेगी, 4 रहेगी। अब अगर यहाँ से मैं कोई दूसरा एलिमेंट उठा लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने उठाया ऑक्सीजन को, राइट, इसका एटॉमिक नंबर हमें कितना नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है, राइट। ऑक्सीजन को उठाया हमने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, पहले शेल में मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सेकेंड शेल में, आखिरी शेल में 6, यानी कि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 6 नहीं रहेगी बच्चों, राइट है ना। अब इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको 8 से माइनस करना पड़ेगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है, 2, और ये जबकि नॉन मेटल है, राइट है ना, तो इसकी वैलेंसी 2 का मतलब होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है बच्चों, समझ गए। तो मैंने क्या बोला, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल रहेगी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक हैं। अगर 4 से ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ऑक्सीजन के केस में हुआ यहाँ पर, तो वैलेंसी पता करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, 8 से उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आई होप वैलेंसी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं बच्चों एटॉमिक साइज की, ठीक है। एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस होता है, क्लियर, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, क्लियर, उसे हम एटॉमिक रेडियस बोलने वाले हैं या फिर एटॉमिक साइज बोलने वाले हैं। तो बाय डेफिनेशन में देखिए यही कह रहे हैं यहाँ पर, एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटॉमिक। अकेले एटॉम की अगर मैं बात करूं तो उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक साइज, क्लियर है। अब जब इसका वेरिएशन देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर टेबल है, इसमें मैं जब डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ, किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो देखिए हाइड्रोजन है पहले 1 शेल, लिथियम है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 शेल हो जाएंगे, नीचे सोडियम है तो 3 शेल हो जाएंगे। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना बच्चों कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रेडियस बढ़ता जा रहा है, राइट, यानी कि क्या बढ़ रहा है, बोलो फटाफट, एटॉमिक साइज बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है, यानी कि एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्लियर, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता रहेगा, राइट है ना। और साथ ही साथ एक ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सब जगह पर यहाँ पर जितने भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स रहने वाले हैं सेम रहने वाले हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा बच्चों, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, ये जो पीरियड डिजाइन किए गए, मैंने बोला किस के बेसिस पर डिजाइन किए गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं जाऊंगा तो क्या होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाले हैं, क्लियर, भले से शेल सेम रहने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम और ये कैल्शियम की बात करूँ, पहले पोटेशियम आ रहा, राइट, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, क्योंकि दूसरे शेल की कैपेसिटी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 8 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट है, तो 2 8 10 हुआ, देन फिर उसके बाद अगेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, 18 हो गया, देन फिर अगेन एक और बनाया मैंने, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्लियर। अब इसी पीरियड में अगर हम आगे बढ़ें, कैल्शियम की अगर हम लोग बात करें तो सेम बनेगा, बट क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा यहाँ पर
आखिरी शेल में, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा यहाँ पर तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बच्चों ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गई एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होगा बच्चों, श्रिंक होगा। क्या होगा? श्रिंक होगा। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं किसी सेम पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस घटने वाला है। भले से शेल की साइज, शेल नंबर सेम है, 4 शेल आ रहे हैं, बट जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। राइट, तो ये बात अच्छे से याद रखना। ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं एटॉमिक साइज की, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होने वाला है, एक ही ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, शेल नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है बच्चों। वही अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भले से शेल नंबर कांस्टेंट है, फिक्स है, बट लेफ्ट टू राइट जाने पर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, तो हमारा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है श्रिंक हो रहा है बच्चों। तो फाइनली क्या होने वाला है, एटॉमिक रेडियस कम होने वाला है। ठीक है, तो ये था ट्रेंड इन एटॉमिक साइज, ठीक है ना। और वैलेंसी के बारे में भी आप लोगों को मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया। क्लियर? तो देखिए अगेन एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट एक पीरियड पे जा रहे हैं। रीजन भी बता दिया कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, राइट है ना, पुल जो है इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके ना, तो चलिए ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है ना। मेटल्स जैसे सोडियम और मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे, उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर और क्लोरीन है वो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। बीच में देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन को मैंने क्या बोला, ग्रे कलर में था, राइट। ये क्या है, सेमी मेटल है, सेमी नॉन मेटल बोल सकते हो, या फिर इसको मेटलॉइड बोल देते हैं, क्योंकि इसके पास जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं मेटल्स की भी रहेगी और साथ ही साथ नॉन मेटल्स की भी रहेगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन है जो सेपरेट कर रही है मेटल्स को किससे, नॉन मेटल्स को। तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स क्या क्या है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। या फिर आप लोग एक ट्रिक याद रख लो बेटा, बी साटा गैप, यहाँ पर जितने भी लिख दिया मैंने ना एलिमेंट्स, ठीक है, ये सब मेटलॉइड्स हैं और वो जिगजैग लाइन में आने वाले हैं जो लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स और राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। ठीक है, बी फॉर बोरॉन, एस फॉर सिलिकॉन, ए फॉर आर्सेनिक, टी फॉर टेल्यूरियम, ए फॉर एंटीमोनी, जी फॉर जर्मेनियम, ए फॉर एस्टाटीन एंड पी फॉर पोलोनियम। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है ये। क्लियर? फिर मैंने बोला कि जब मेटल्स कंपाउंड्स बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ऑलरेडी बताया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, मेटल्स को जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग इतनी बात? ओके। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो लेफ्ट से राइट पर जब मैं जा रहा हूं, ठीक है, अगर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो काफ़ी तेज़ी से निकल जाएगा, ठीक है। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो थोड़ा और फोर्स लगेगी उसे निकलने के लिए बाहर। आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उन्हें और ज़्यादा फोर्स से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, यानी कि ग्रुप 1 में आने वाला जो मेटल है काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, काफ़ी तेज़ी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप में आने वाला एलिमेंट मेटल, और एज कम्पेयर टू थर्ड ग्रुप में आने वाला एलिमेंट, राइट है ना। समझ गए? यानी कि फर्स्ट ग्रुप में आने वाले जो मेटल है वो तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप में आने वाला मेटल, एज कम्पेयर टू थर्ड ग्रुप में आने वाला मेटल बच्चों, ठीक है ना। काफ़ी तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये उससे थोड़ा स्लो, ये उससे और थोड़ा स्लो। तो मैं कह सकता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में अगर मैं जो है लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है बच्चों, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आ रहा हूं मैं, तो देखिए जब मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं तो भले से आखिरी शेल में आने वाला जो एटॉम इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर तो सेम रहेगा, बट शेल की साइज इंक्रीज हो रही है, तो जो आखिरी शेल में आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका जो पुल है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम होने वाला है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उतना अट्रैक्ट नहीं होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो जल्दी से निकलेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है, ठीक है ना।
नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। नॉन मेटल्स राइट साइड में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बता दिया, ठीक है ना, कि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तब भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात करूँ लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी उसी तरीके से डिक्रीज होता है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। ये चैप्टर मैंने बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का कवर करा दिया है। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है कमेंट्स कर देना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगेन हम एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, अगर इन केस आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो मेहरबानी करके बच्चों कमेंट्स करना। आई होप मजा आ रहा है हमारे साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर में आप सबके साथ। थैंक यू ऑल।